Dear students, can you hear me? Please reply yes or no. Is I'm audible to you? Okay, बेटे, thank you very much. Thanks a lot. Okay. देखिए, कल हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 का नाम था बेटे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अनफॉर्चुनेटली कल जो है नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था बेटे, जिसके कारण ये टॉपिक सही से हो नहीं पाया था। तो एक बार मैं फिर से शुरू से ही ले लेता हूँ इसको, अच्छे से थोड़ा जल्दी रिवीजन करा देता हूँ बेटे इसका। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 5 आपका स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। लास्ट चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कर दिया था। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या किया था, डाटा का क्लासिफिकेशन किया था बेटे, क्लास या सिमिलर ग्रुप तैयार किए थे। ठीक है, ताकि सिमिलैरिटी के बेस पे हम डाटा को डिफरेंशिएट कर सके, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन किया था बेटे। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन के बाद उसका क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन, डाटा को प्रेजेंट करके दिखाएंगे बेटे। प्रेजेंटेशन जरूरी होता है ताकि सामने वाला रीडर जो है बेटे आसानी से इजीली उसे समझ सके, इजीली उसे कंक्लूजन, निष्कर्ष या रिजल्ट निकाल सके बेटे। इसलिए प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसमें हम डाटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे बेटे। ठीक है, डाटा को प्रेजेंट करने के बेसिकली 3 अलग अलग मेथड होते हैं बेटे। ठीक है, सबसे पहला मेथड आपका होता है टेक्सचुअल। ठीक है, टेक्सचुअल में क्या होता है, केवल हम लिखकर उस डाटा को एक्सप्लेन करते हैं, बस बता देते हैं, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका दे देते हैं। 3-4 लाइनों के अंदर हमने डाटा को लिख दिया और सामने वाले ने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे कंक्लूजन मिल गया बेटे। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है ये। टेक्स्ट यानी कि लिख के, तो लिख के हम उसे डाटा को प्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है बेटे आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर का मतलब टेबल। ठीक है, टेबुलर यानी कि टेबल, टेबल वाइज प्रेजेंटेशन करेंगे। एक पर्टिकुलर टेबल हम बनाकर दिखाएंगे बेटे। ठीक है, टेबल से ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत सारे डाटा को समराइज करने के लिए एक टेबल तैयार कर दी जाती है। टेबल को देखकर हम 2 मिनट के अंदर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सेकंड कौन सा होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और थर्ड आता है बेटे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी डायग्राम के जरिए उन डाटा को शो करना। जैसे पाई चार्ट आप बनाते हो, हिस्टोग्राम आप बनाते हो, बार डायग्राम आप बनाते हो बेटे। टाइम सीरीज एनालिसिस में आप डायग्राम बनाना सीखोगे। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आपका होता है, जिसमें डायग्राम वाइज हम क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायग्राम को देख के, जैसे मान लीजिए एक पाई चार्ट हमने बना दिया भाई। ठीक है, पाई चार्ट हमने बना दिया जिसमें हमें दिखा दिया भाई मैथ के स्टूडेंट्स इतना स्कोर करते हैं, ठीक है, साइंस के इतना करते हैं, हिंदी के इतना, एक्सेट्रा। तो वो डायग्राम देखकर हम इजीली डाटा को समझ सकते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के, टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्राम। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बेटे एक आसान सा मेथड होता है। इसमें जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टडी होता है वो बेटे उसे टेक्स्ट की फॉर्म में लिखकर शो किया जाता है बेटे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका लिख दिया जाता है, इसीलिए इसे डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो देखिए, इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। तो बेटे जो स्टडी आपने की है, जो अध्ययन आपने किया है, उसे आप टेक्स्ट के रूप में लिखकर दिखा देते हैं। और पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका आप डिस्क्रिप्शन दे देते हो। ठीक है, 3-4 लाइनों में आप उसे लिखकर दिखा देते हो, डिस्क्रिप्शन आप उसका शो कर देते हो। सच अ प्रेजेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कहते हैं बेटे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटिंग, ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म होते हैं बेटे डाटा को प्रेजेंट करने की, और बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है इस फॉर्म का, क्योंकि जब डाटा की इंफॉर्मेशन काफी कम होती है, क्वांटिटी काफी लो होते बेटे, तो फिर उसमें टेबल बनाना या डायग्राम बनाना पॉसिबल होता नहीं, तो फिर हम 2 लाइनों में उसको लिखकर दिखा देते हैं बेटे। एग्जांपल देखिए, इन अ स्ट्राइक, एक स्ट्राइक यानी कि हड़ताल हुई, टोल गिवन बाय द ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन ने बेटे एक निर्णय लिया ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री। तो जो शूज, ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ शूज बनते हैं, शूज बनकर तैयार होते हैं बेटे, तो वहां के ट्रेड यूनियन ने एक डिसीजन लिया कि भाई हम जो हड़ताल पर रहेंगे और सारी इंडस्ट्री को बंद रखेंगे। अब देखिए हुआ क्या, लोगों ने या जो वर्कर है वो उन्होंने रिस्पॉन्स किया या नहीं किया बेटे। तो उन्होंने डिसाइड किया भाई कि हम शू मेकिंग इंडस्ट्री को बंद रखेंगे इन द सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अंदर। बट 50% ऑफ द वर्कर रिपोर्ट फॉर द ड्यूटी। लेकिन अब हुआ क्या, 50% वर्कर ने ड्यूटी ज्वाइन की, बाकी 50% ने नहीं की, बाकी 50% हड़ताल कर रहे। एंड ओनली 2 आउट ऑफ 20 इंडस्ट्री इन द सिटी वर टोटली क्लोज। और जो 20 इंडस्ट्रियां थी पूरी सिटी के अंदर, उसमें से केवल 2 इंडस्ट्रियां ही क्लोज रही, बाकी सारी ओपन रही।
तो बेटे ये जो हमने डाटा पेश करके दिखाया ये आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन था। इसमें ना तो कोई टेबल की जरूरत है और ना ही कोई डायग्राम की जरूरत है। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी जो हमने टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखकर दिखा दी, उसे हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं। एक और देखिए एग्जांपल आ रहा है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का। सर्वे कंडक्टेड बाय एन एनजीओ। तो एक एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेटे, जिसका जो मोटिव है, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर होता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, और एक जो एनजीओ होता है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका मोटिव जो होता है बेटे वो होता है सोशल वेलफेयर करना। तो एक एनजीओ थी, ठीक है, इट रिवील दैट, उन्होंने दिखाया दैट इन द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब के अंदर एरिया अंडर पल्सेस हैज टेंडेड टू श्रिंक। पल्स यानी कि दालें, ऐसे एरिया जहां पर दाल उगाई जाती है बेटे, वो 40% से घट गया, ठीक है, 40% से उस एरिया को घटा दिया। जबकि राइस और व्हीट होता है उसका एरिया 20% बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने बेटे दालें उगाते थे पहले, अब दालों की बजाय उन्होंने उस पर व्हीट या राइस उगाना शुरू कर दिया। इसीलिए जो पल्सेस थी उनका एरिया श्रिंक हो गया, घट गया। जबकि जो व्हीट एंड राइस थी उनका एरिया एक्सपेंड हो गया, यानी कि बढ़ गया बेटे। ठीक है, सुटेबिलिटी देखिए, ये कहाँ सुटेबल रहता है बेटे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो एक ही सुटेबिलिटी है जहां पर जो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन की मात्रा या डेटा की जो ठीक है क्वांटिटी होती है, वो काफी स्मॉल, काफी कम होते बेटे, वहां ये मेथड बेटर रहता है। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी आपकी बहुत कम है, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, तो ना कोई टेबल की जरूरत है, ना ही कोई डायग्राम की जरूरत है, तो हम इजिली टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन से उसे शो कर सकते हैं। तो बता रखा है भाई कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज मोर सुटेबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डाटा इज नॉट वेरी लार्ज। तो जब क्वांटिटी ऑफ डाटा बड़ा नहीं होते बेटे, स्मॉल होते हैं, एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा आपको प्रेजेंट करना होता है, तो फिर आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया है कि ऐसा कहना कि गोल्ड के प्राइस, सोने के प्राइस आसमान छू रहे हैं बेटे, तो इस स्टेटमेंट की बजाय हम ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2011-12 द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज राइजेस बाय 50%। ठीक है, तो ये एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हो जाएगी कि गोल्ड के प्राइस 2011-12 में 50% से बढ़ गए बेटे। इट इज द एग्जांपल ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो वन नीड नॉट सपोर्ट द टेक्स्ट विद वॉल्यूमिनस डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो बेटे इन डाटा के लिए जब छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए ना तो हमें टेबल की आवश्यकता है और ना ही हमें डायग्राम की आवश्यकता है, तो इसीलिए हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखकर टेक्सचुअल फॉर्म में दिखा सकते हैं बेटे। ठीक है, तो ये थी इसकी सुटेबिलिटी। अब इसके ड्रॉबैक यानी कि कमियां देख लेते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की, कि कमी क्या क्या है। सबसे पहले बता रहे हैं कि सीरियस ड्रॉबैक ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज दैट वन हैज टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट। जब आपको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सामने दिया गया है, तो आपको उस एंटायर टेक्स्ट को, पूरे की पूरी लाइनों को पढ़ना पड़ेगा बेटे, कंक्लूजन निकालने के लिए। ये नहीं कि आपने ऊपर से एक लाइन पढ़ ली और आप कंक्लूजन निकाल पाओगे, नो, दिस कैन नॉट बी हैपन। सो यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट। पूरी टेक्स्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरे की पूरी स्टडी आपको करनी पड़ेगी उसके ऊपर बेटे। ठीक है, तो एंटायर टेक्स्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। A picture or a set of bars showing increase in the price of gold during a specific period is certainly quite informative। जब हम एक पिक्चर दिखाएं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू दिखाएं या फिर एक बार के थ्रू दिखाएं, गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं पिछले कई सालों में, तो वो ज्यादा अच्छा आपको प्रेजेंटेशन दे सकता है, रादर देन आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन उसके बारे में करके दिखाओ। तो नो बेटे। ठीक है, तो अगर आपको बेटे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, कई सालों का डिस्क्रिप्शन आपको देना है, अब कई सालों का आप लिख के तो दिखाओगे नहीं भाई, लिख के दिखाओगे तो आपके 2-3 पेज भर जाएंगे। अगर कई सालों का आप लिख के दिखाना है बेटे, तो कई सालों की जब हम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, तो फिर हम या तो उसमें टेबल बनाएंगे या फिर एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाएंगे। तो लिमिटेशन यही है कि जब क्वांटिटी ऑफ डाटा लार्ज हो जाता है, तो वहां पर ये जो मेथड है वो सुटेबल नहीं होता बेटे। ठीक है, द रीडर मस्ट रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द एंटायर टेक्स्ट। रीडर को पूरा का पूरा बेटे टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी वास्ट, जब सब्जेक्ट मैटर बहुत बड़ा हो जाए, लार्ज हो जाए, तो ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ये वाला मेथड विल बी फेल्ड टू प्रोवाइड द कंक्लूजन, टू प्रोवाइड द रिजल्ट बेटे। तो यही इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटे टेबुलर प्रेजेंटेशन के ऊपर। टेबुलर का मतलब है टेबल वाइज हमें प्रेजेंटेशन करना बेटे। तो जब हम टेबल वाइज प्रेजेंटेशन करेंगे, तो पहले टेबल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए,
टेबुलर प्रेजेंटेशन की मीनिंग सिंपल है कि जब डाटा को बेटे एक टेबल के थ्रू दिखाया जाता है तो उसे हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। एक टेबल में वेरियस कॉलम होती हैं और रो होती है बेटे। जो वर्टिकल फॉर्म में होती हैं उन्हें कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं बेटे उन्हें रोज कहते हैं। तो जब डाटा को कॉलम और रोज के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है तो वो उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है, टेबल वाइज प्रेजेंटेशन कहलाता है। देखिए इन द वर्ड्स ऑफ न्यूज वेंगर ने क्या कहा है, देखिए A statistical table is a systematic organization of data in column and rows। तो न्यूज वेंगर ने सिंपल सी डेफिनेशन आपको दे दी कि भाई एक स्टैटिस्टिकल टेबल जो होता है वो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता है इन कॉलम एंड रोज, कॉलम और रो के रूप में। वर्टिकल डिसेक्शन ऑफ टेबल आर नोन एज कॉलम। तो जो वर्टिकल डिसेक्शन होता है उसे हम कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल डिसेक्शन होता है उसे हम रोज कहते हैं। ठीक है। एल आर कैनर ने क्या डेफिनेशन दी है, देखिए टेबुलेशन इन्वॉल्व द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो इन्होंने कहा कि टेबुलेशन प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक ऑफ न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा which is designed to elucidate the problem under consideration, जो किसी प्रॉब्लम को बेटे एक्सप्लेन करके बताती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है बेटे वो एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रोज। अब आ जाइए कंपोनेंट ऑफ ए कॉलम, कंपोनेंट ऑफ ए टेबल, सॉरी। तो कंपोनेंट ऑफ ए टेबल बताने के लिए पहले मैं एक टेबल बना देता हूं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ टेबल। तो पहले हम एक टेबल बना देते हैं। देखिए टेबल इस रूप में आपकी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला इसमें कॉलम हो सकता है बेटे। ठीक है, कॉलम के बाद इसको हम ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो सब्जेक्ट मैटर हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सेल बना देते हैं। ठीक है, ये हम इसके सेल बना देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल नंबर। भाई ये टेबल नंबर कौन सी है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टडी में एक से ज्यादा टेबल बना दी जाए तो टेबल नंबर हमें उसके डालने पड़ते हैं, 1 2 3 या ए बी सी डी कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, टेबल नंबर। नंबर 2 पर बेटे क्या आता है, टेबल का टाइटल आता है। ठीक है, टाइटल नाम क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट टेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट टेबल है, कौन सी टेबल है, तो टेबल टाइटल। इसके बाद इसका हेड नोट भी, मान लो टेबल का टाइटल ज्यादा बड़ा है या मान लीजिए टाइटल तो आपने छोटा रखा लेकिन वो छोटा टाइटल जो है टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, बेटे उस टाइटल को पढ़ के मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है टेबल किस बारे में है, तो फिर हमें उसका एक सब हेड देना पड़ता है नीचे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेड नोट। ये हेड नोट तभी बनाया जाता है बेटे जब टाइटल इनफ नहीं होता किसी टेबल की प्रेजेंटेशन देने के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसके बाद आपके बेटे सब हेड, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, इसे हम सब हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, सब हेड, STUB सब हेड। ये सब हेड आपका हो जाता है बेटे। ठीक है, ये आपकी रोज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है वो आपकी रोज हो जाती है। ठीक है, रो हेडिंग या सब एंट्रीज या सब टाइटल। ठीक है, इस तरह से कहलाते हैं बेटे। ये है कॉलम हेडिंग, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम हेडिंग। यहाँ तो हम रो की हेडिंग डालेंगे, जो भी हेडिंग है बच्चे। ठीक है, 11th क्लास, 12th क्लास, ठीक है, कॉलेज फर्स्ट ईयर, इस तरह से। तो ये हो गई रो हेडिंग। और यहाँ हम डालते हैं कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग या फिर इसे हम कैप्शन भी कहते हैं। ठीक है, कैप्शन ये हो गया आपका। ये आपकी कॉलम्स होती हैं, ये हमारी कॉलम्स होते हैं बच्चे। ये आपका बॉडी होता है पूरा, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बॉडी ऑफ द टेबल, बॉडी ऑफ द टेबल बेटे। तो इस तरह से आपका होता है। या नीचे हम फुटनोट भी डालते हैं भाई टेबल के बाद बेटे, टेबल के जस्ट नीचे। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, टेबल के जस्ट नीचे हम फुटनोट डालते हैं। ठीक है, फुटनोट। और फुटनोट के बाद बेटे हम सोर्स लिखते हैं कि सोर्स ये टेबल कहाँ से कलेक्ट की गई है बेटे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये टेबल आपको दी है या RBI ने दी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है या प्लानिंग कमीशन ने दी है। सोर्स लिखना बड़ा जरूरी होता है बेटे, क्योंकि बिना सोर्स के फिर उसकी, ठीक है, वैलिडिटी चेक करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए हमें उसका सोर्स जरूर डिफाइन करना होता है। देखिए तो ये थे इसके कंपोनेंट। हम आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ अ टेबल। तो टेबल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं बेटे। तो पहला कंपोनेंट देखिए टेबल नंबर। सबसे पहला क्या होता है, टेबल नंबर।
तो बेटे सबसे पहले कंपोनेंट में हमें टेबल का नंबर डालना पड़ता है, वो टेबल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इट्स एनीथिंग बेटे। These number must be same in the same order। ये जो टेबल नंबर होता है बेटे वो ऑर्डर वाइज होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, 5 टेबल बन चुकी है तो नेक्स्ट टेबल का नंबर 6 आता है तो 6 उसका नंबर होना चाहिए। तो टेबल नंबर जरूरी है, सिस्टमैटिक ढंग से होना जरूरी है बेटे। सेकंड है टेबल का टाइटल। टाइटल बेटे ठीक है, टाइटल लिखा जाता है ताकि टाइटल को पढ़ के सामने वाले रीडर को ये पता लग जाए कि ये टेबल किस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराकर देगी बेटे। तो टाइटल को पढ़ के हमें पता लग जाता है कि ये टेबल किस बारे में हमें बताएगी, किस बारे में हमें कंक्लूजन प्रोवाइड कराकर देगी, इसलिए टाइटल लिखा जाता है। जैसे टाइटल हो सकता है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कुछ भी हो सकती है बेटे। तो अ टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, तो एक टेबल का टाइटल होना ही चाहिए बेटे। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर, टाइटल जो वो बोल्ड लेटर में लिखा होना चाहिए। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर, और ये जो टाइटल है ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वाला है वो उसकी अटेंशन, उसका ध्यान पूरा यहाँ पर ही रहे बेटे। तो जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट से शॉर्ट हो और शॉर्ट से शॉर्ट चीजें सामने वाले को पूरी इंफॉर्मेशन दे दे, तभी वो अट्रैक्ट हो पाएगा बेटे। ठीक है, एक गुड टाइटल मस्ट रिवील, एक अच्छे टाइटल के पास ये चीजें होनी चाहिए। द प्रॉब्लम अंडर कंसीडरेशन, वो टाइटल जो ये टेबल प्रॉब्लम शो कर रही है उस प्रॉब्लम को बताए, इस तरह का वो टाइटल होना चाहिए। द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, वो बेटे टाइटल टाइम पीरियड बता दे कि भाई किस समय पर ये टेबल कलेक्ट की गई थी, आज से 10 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है या 6 महीने पुरानी है, टाइम पीरियड को डिफाइन जरूर करें। द प्लेस ऑफ द स्टडी, भाई प्लेस को बताए, यूके में है, यूएस में है, इंडिया में है, चाइना में है, कहां पर है बेटे। ठीक है, द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, भाई किस तरह के डाटा का यहाँ क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, नेचर हमने पढ़े थे बेटे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है, क्वांटिटेटिव होता है जैसे, क्वालिटेटिव आपका था, अलग अलग तरह के डाटा आपके थे। तो क्लासिफिकेशन, अ गुड टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड कंप्लीट इन ऑल दिस टाइम, तो एक अच्छा टाइटल पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए बेटे। ये था आपका सेकंड कंपोनेंट टेबल का टाइटल। अब थर्ड देखिए हेड नोट, ये वाला जो हेड नोट है बेटे ये कब लिखा जाता है, ये जब लिखा जाता है बेटे जब टाइटल आपका टेबल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। टाइटल ऐसा आपने रख दिया कि वो टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने कहा टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए बेटे, ठीक है, तो सिंपल टाइटल तो हमने रख दिया, लेकिन वो टेबल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में असमर्थ है, इनकेपेबल है बेटे। तो अब हम उसके साथ फिर एक हेड नोट और डालेंगे टाइटल के नीचे। देखिए, if the title of the table does not give complete information, अगर टाइटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, इट इज सप्लीमेंटेड विद अ हेड नोट, तो फिर इससे बेटे हेड नोट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हेड नोट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल, जो हेड नोट होगा बेटे वो टाइटल की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देगा। डज, इसलिए यूनिट ऑफ द डाटा आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लैख, तो जो यूनिट ऑफ डाटा होते हैं वो या तो लाख में रिप्रेजेंट करें या टन में करें या केजी में करें या ग्राम में करें, तो नीचे हेड नोट में हम दिखा देते हैं कि भाई ये केजी में है या लाख में है या टन में है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दिखाते बेटे। तो तीन कंपोनेंट हो गए, चौथा आ रहा है आपका स्टब्स। ठीक है, स्टब हेड जिसे हम कहते हैं, ये रहा आपका स्टब्स। तो कह रहे हैं स्टब्स आर टाइटल, तो स्टब टाइटल हो, देखिए ठीक है, टाइटल आपके होते हैं बेटे स्टब्स। तो ये हो गया रो का टाइटल और ये हो गया कॉलम का टाइटल। ठीक है, यहाँ हम कॉलम के टाइटल डालेंगे और यहाँ हम रोज के टाइटल आपको डाल के दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ रो के टाइटल हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ कॉलम के टाइटल हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं स्टब्स। देखिए, स्टब आर द टाइटल ऑफ रोज ऑफ ए टेबल, तो जो रोज होंगे उनके टाइटल को हम स्टब कहते हैं। दीज टाइटल इंडिकेट इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन द रोज, तो जो स्टब होगा बेटे रोज में जो इंफॉर्मेशन कंटेन हुई है उन्हें हम दिखाएंगे। तो स्टब क्या होता है, रो के टाइटल को, ये रोज है ये कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम होती है, हॉरिजॉन्टल रो होती है, तो रोज के टाइटल को दिखाने वाले को हम स्टब कहते हैं बेटे। ठीक है, कैप्शन, अब कैप्शन देखिए किसे कहते हैं, कैप्शन किसके टाइटल को दिखाएगा, वो कॉलम के टाइटल को दिखाएगा। तो सिंपल सी बात है, रोज के टाइटल को दिखाने वाला है स्टब और कॉलम के टाइटल को दिखाने वाला है कैप्शन। कैप्शन देखिए, कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम, तो कॉलम को हमने जो टाइटल दिया है वो है कैप्शन और रोज को हमने जो टाइटल दिया है वो है स्टब।
ए कैप्शन इंडिकेट इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन द कॉलम ऑफ ए टेबल। तो एक वैसे कैप्शन जो होता है कॉलम में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे शो करता है। ए कैप्शन में है सब हेड, जो कैप्शन होता है उसका सब हेड भी हो सकते हैं, फर्दर नीचे टाइटल भी हो सकता है, या हो सकता है हम बड़ा टाइटल लिख दे और नीचे फिर हम सकते हैं छोटे छोटे टाइटल भी लिख दे, तो सब टाइटल भी इनके होते हैं वैसे। फॉर एग्जाम्पल अ कैप्शन ऑफ स्टूडेंट्स में हैव बॉयज और गर्ल्स, तो हो सकता है यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट्स और नीचे हमने लिख दिया बॉयज एंड गर्ल्स बेटे, तो सब टाइटल भी इनके हो सकते हैं। फिर बॉडी और फील्ड, देखिए ये एंटायर जो आपका एरिया बेटे ये बॉडी कहलाता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, इसे हम फील्ड भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फील्ड भी इसे हम कहते हैं। देखिए बॉडी ऑफ ए टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम इन द टेबल, तो टेबल के अंदर जो सारे आइटम हैं उन्हें मिलाकर हम बॉडी कहेंगे वैसे, ठीक है। डज बॉडी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल, तो बॉडी जो है वो टेबल का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर ही लिखी जाएगी वैसे। इट इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम इन द टेबल, इसके अंदर बेटे जो आइटम है उनकी वैल्यूज लिखी जाएगी। ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल, हर जो आइटम होता है इस बॉडी के अंदर वो सेल कहलाता है, ठीक है। आगे जाइए फुटनोट, नीचे देखिए फुटनोट हमें लिखना पड़ता है, जब टेबल फिनिश हो चुकी है तो नीचे हमें एक फुटनोट में एक्स्ट्रा जानकारी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है बेटे। देखिए फुटनोट्स आर गिवन फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर, तो रीडर की क्लैरिफिकेशन को पूरा करने के लिए नीचे अलग से फुटनोट हमें लिखना पड़ता है बेटे, ठीक है, फुटनोट हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो फुटनोट जो होता है वो क्लैरिफिकेशन देता है। दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंटेड, तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसे सप्लीमेंट करने के लिए, उसको सहायता देने के लिए, तो बेटे हो सकता है ये जो हमने इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, उसे कोई और चीज है जो और ज्यादा सप्लीमेंट या सहायता दे सकती है, तो उसे सप्लीमेंट करने के लिए नीचे हम फुटनोट तैयार कर देते हैं। ये बेटे रीडर की क्लैरिफिकेशन के लिए, रीडर को पूरी तरह से बेटे कंक्लूजन पता लगे, रिजल्ट पता लगे, इसलिए लिखा जाता है। और लास्ट होता है सोर्स, सोर्स का मतलब होता है बेटे, ठीक है, स्रोत, कि कहां से ये टेबल ली गई है, किस सोर्स से किस ओरिजिन से ये टेबल उठाई गई है। सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, वर्ल्ड बैंक छाप सकता है उस टेबल को, आरबीआई छाप सकती है बेटे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छाप सकती है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन छाप सकता है। तो सोर्स से हमें पता लग जाता है भाई ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है किस इंस्टीट्यूशन या किस संस्था के द्वारा दी गई है। तो देखिए when table are based on secondary data, source of data has to be given, तो जब टेबल बेटे एक सेकेंडरी डाटा से हमने ली हुई है तो उसका सोर्स हमें बताना ही पड़ता है। सोर्स ऑफ डाटा इज स्पेसिफाइड बिलो द फुटनोट, फुटनोट के नीचे सोर्स लिखा जाता है बेटे। इट शुड बी द नेम ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ पब्लिशर, किसने ये टेबल छापी है उसका नाम जरूर हमें बताना पड़ता है, ठीक है। ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, किस साल में उसने छापी थी ये बताना पड़ता है, रेफरेंस, पेज नंबर, सब चीजें हमें यहाँ बतानी पड़ती है, जिससे कि हमें अगर वेरीफाई करना हो तो हम इजीली वेरीफाई कर सके बेटे। तो सोर्स भी हमें लिखना होता है। तो ये थी कंपोनेंट ऑफ ए टेबल। नीचे बता रखा है लेट अस टू बी प्रैक्टिकल, अब हम प्रैक्टिकली हो जाते हैं, व्यवहारिक हो जाते हैं, टेबल बनाना सीख लेते हैं। देखिए लेट अस कंस्ट्रक्ट अ टेबल, चलिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। शोइंग इट्स वेरियस कंपोनेंट गिवन इन द इंफॉर्मेशन, अब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम एक टेबल बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल, टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। अब हम टेबल बनाना सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो क्या है, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ टेबल, तो अब हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो टॉपिक आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल, टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या है कि भाई 2011-12 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, तो इन्होंने कहा है 2011, बेटे इंफॉर्मेशन लिख देता हूं पहले पूरी की पूरी, उसके बाद फिर टेबल बनाना शुरू करेंगे। 2011-12 में जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन था वो था 2574 लाख टन। तो क्या कह रहा है ये, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बता रखा है बेटे, अनाज जिसे कहते हैं, 2574 लाख टन, इतना लाख टन का बेटे उत्पादन हुआ फूड ग्रेन का 2011-12 में, ठीक है। विच प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट एंड अदर क्रॉप, अब देखिए इस टू, क्योंकि ये पूरा फूड ग्रेन है इसमें सारा अनाज शामिल हो जाएगा बेटे, तो फर्दर तीन टाइप की इन्होंने
क्रॉप आपको बता रखी है कि इसमें राइस, व्हीट और अदर क्रॉप थी। एक तो इन्होंने नाम दे दिया राइस चावल, फिर दे दिया व्हीट गेहूं, और बाकी आ गए अदर क्रॉप। इन अदर क्रॉप में सब कुछ शामिल हो जाएगा, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, सब चीज इसमें सब चीजें शामिल हो जाएगी बेटे। देखिए, तो इन्होंने कहा कि राइस का हुआ 1043 लाख टन, ठीक है, इसका इतना लाख टन प्रोडक्शन हुआ बेटे राइस का। 939 हुआ व्हीट का, 939 लाख टन इसका हुआ व्हीट का, और जो अदर क्रॉप्स थी उसका था 592 लाख, 592 लाख बेटे। जब इन तीनों को हम टोटल करके देखेंगे तो ये 2574 के इक्वल आना चाहिए। आप करके देख लेना, बेशक से आएगा बेटे। आगे बता रखा है परसेंटेज शेयर ऑफ राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप। अब इनकी परसेंटेज दे रखी है, यहाँ पे इनकी दे दी क्वांटिटी और आगे दे रखी है परसेंटेज कि भाई ये जो टोटल क्रॉप है इसमें परसेंटेज कितनी है। तो सबसे ज्यादा देखिए राइस की मिलेगी, फिर व्हीट की, फिर अदर क्रॉप की। तो परसेंटेज बता रखी है बच्चे, ठीक है, 40.52 तो परसेंट था आपका राइस, ठीक है, 36.48% था आपका व्हीट, और 23% था आपका अदर क्रॉप्स में। तो इस तरह से ये हमें दे रखी है। अब इन सारे डाटा को मिलाकर हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है बेटे, ठीक है। अब टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय देखिए हमें क्या ध्यान में रखना है बेटे, ठीक है। तो आपको तो बताया था हमने कि टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय सबसे पहले हम टेबल नंबर डालते हैं। क्या डालते हैं? टेबल नंबर। तो यहाँ डाल देते हैं टेबल नंबर। तो टेबल नंबर हम डाल देते हैं, मान लीजिए 1, भाई 1 टेबल है, टेबल नंबर फर्स्ट है, टेबल नंबर फर्स्ट है ये आपकी बेटे, ठीक है। अब टेबल का टाइटल मुझे चाहिए। अब टाइटल क्या था देखिए, शुरू में इन्होंने बताया था, ठीक है, कि भाई टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, कि ये जो हमें डाटा गिवन है ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन था। तो इसका टाइटल मेरे हिसाब से यही बन जाएगा, कुछ वो तो बनेगा नहीं। तो हम लिख देते हैं प्रोडक्शन ऑफ, टाइटल दे रहा हूं बेटे मैं इस टेबल को, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। और कौन से साल का था बेटा ये फूड ग्रेन? 2011 और 12 का। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया, ठीक है, 2011 एंड 12। तो ये हो गया टेबल का टाइटल। अब नीचे कुछ इन्होंने बताया था कि हम हेड नोट भी डाल देते हैं। टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय कहा था भाई अगर इंफॉर्मेशन अधूरी है टाइटल के जरिए तो कुछ हेड नोट भी डाल देते हैं। तो हेड नोट में हम बता देते हैं भाई कि जो डाटा लिए गए हैं वो किस में लिए गए हैं, लैब में लिए गए हैं, ठीक है, टन में लिए गए हैं, केजी में लिए गए हैं, सेंटीमीटर में लिए गए हैं, किस में लिए गए हैं। तो ये डाटा किस में? आपके टन में है बेटे। तो लिख देते हैं टोटल इन लाख टन, टोटल इन लाख टन। तो टन के अंदर हमें दिया हुआ है एंड परसेंटेज, और उनकी परसेंटेज भी हमें गिवन है। ये हो गया इसका हेड नोट बेटे। क्योंकि जो टेबल का टाइटल था वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में एसमर्थ था, ठीक है, इसलिए हमने हेड नोट को नीचे डाल दिया कि भाई ये जो डाटा है वो लाख में है, टन में है, और उसकी परसेंटेज भी गिवन है बेटे। अब बना लेते हैं हम टेबल, शायद छोटी रह जाएगी। ठीक है, मैं इसमें ही लाने की कोशिश करूंगा बेटे पूरा का पूरा। मैंने देखिए टेबल के जो कंपोनेंट है और पहले 3 कंपोनेंट पूरे कर दिए, ठीक है। अब मुझे रो हेडिंग देना है, फिर इनकी कॉलम हेडिंग देनी है बेटे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं कॉलम हेडिंग दे देता हूं। कॉलम हेडिंग हमें दिया हुआ है प्रोडक्शन, कॉलम हेडिंग हमें क्या दिया हुआ है बेटे? प्रोडक्शन। और रो हेडिंग हमें क्या है? फूड ग्रेन। रो हेडिंग हमारे पास क्या है? फूड ग्रेन। यहां हम फूड ग्रेन उठा लेते हैं। फूड ग्रेन क्या क्या आपके पास? राइस, व्हीट और अदर। सबसे पहला मेरे पास गिवन था राइस, फिर बेटे मेरे पास गिवन था व्हीट, और फिर मेरे पास गिवन थी अदर क्रॉप। अदर क्रॉप के नीचे बेटे एक टोटल और जरूर बनाना पड़ेगा, तो टोटल भी मुझे चाहिएगा ना, इसलिए तो टोटल। देखिए रो की जो हेडिंग होती थी उसे हम स्टब कहते थे। क्या कहते थे? स्टब। तो ये स्टब है बेटे, ठीक है। और कॉलम की जो हेडिंग होते हैं उसे हम कैप्शन कहते हैं। तो ये कैप्शन आपको गिवन है बेटे टेबल में, ठीक है। तो कैप्शन में हमें पता था कि भाई कॉलम की सब हेडिंग भी हो सकती है। मेन हेडिंग तो कॉलम की आपकी प्रोडक्शन, और सब हेडिंग इसकी 2 तरह की होगी, क्योंकि हमें क्वांटिटी भी गिवन है, उसकी परसेंटेज भी गिवन है बेटे। तो इसलिए अब 2 हेडिंग हो जाएगी, यहाँ तो हो जाएगा टोटल क्वांटिटी, और यहाँ हो जाएगा उसका टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज बेटे, ठीक है, परसेंटेज। क्वांटिटी में हम लिख देंगे भाई राइस हमने कितना बनाया? 1043, व्हीट हमने 939,
और जो अदर क्रॉप थी वो थी 592। और बेटे इन सबका जो टोटल है वो इसके इक्वल होना चाहिए 2574 के इक्वल, तो डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए 2574। आप इक्वल करके देख लेना, यही आएगा बेटे। परसेंटेज भी हमें गिवन थी पूरी कि भाई राइस का परसेंटेज था मेरे पास 40.52%, ठीक है, वीट का था मेरे पास 36.48%, और जो ये अदर क्रॉप थी इसका था मेरे पास 23% बेटे, और ये टोटल तो 100% इक्वल होता ही है क्योंकि 100% होता है टोटल तो बेटे, ठीक है। तो इस तरह से था। अब नीचे हम इसके क्या लिखते हैं, फुट नोट बेटे। फुट नोट क्यों लिखा जाता है, क्लैरिफिकेशन के लिए, इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए कि भाई पढ़ने वाले को पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो फुट नोट में हम लिख देंगे जो अदर क्रॉप्स दिया हुआ है ना, इन अदर क्रॉप्स में बेटे जो अदर क्रॉप की हेडिंग थी इसमें ऑल रिमेनिंग फूड, बाकी सारे के सारे फूड इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। ऑल रिमेनिंग फूड जैसे मक्का हो गया बेटे, ठीक है, बाजरा हो गया, अदर क्रॉप में ये सारी फूड, तो हमने फुट नोट में ये डाल दिया कि भाई जो अदर क्रॉप है इसमें जो बाकी सारी क्रॉप आती है, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब काउंट किए जाएंगे। और सोर्स हमें बता रखा है इकोनॉमिक सर्वे 2012 और 13। तो बेटे सोर्स में यहाँ लिख देंगे, दिख रहा है ना आप सबको मेरे हिसाब से, यस दिखाई तो दे रहा है। सोर्स में मैं लिख दूंगा 2012 और 13 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उस इकोनॉमिक सर्वे से हमने ये टेबल उठाई बेटे। तो इस तरह से टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब ये भी आपको जो कंपोनेंट ऑफ ए टेबल बताए बेटे, उस कंपोनेंट को देखते ही टेबल कंस्ट्रक्ट की जाती है। देखिए सबसे पहले टेबल नंबर डाल दिया हमने, फिर उसका टाइटल डाल दिया बेटे, ठीक है, फिर हमने सब हेड डाल दी, फिर हमने रोज की हेडिंग डाल दी जिसे सब कहते हैं, फिर हमने कॉलम की हेडिंग डाल दी जिसे हम कैप्शन कहते हैं बेटे, फिर हमने जो बॉडी ऑफ टेबल है उसे भर दिया बेटे, ठीक है। राइस की पहले क्वांटिटी लिखी, फिर परसेंटेज, वीट की क्वांटिटी परसेंटेज, अदर क्रॉप की क्वांटिटी और परसेंटेज। तो इस तरह एक टेबल का निर्माण किया जाता है बेटे, ठीक है। तो ये था। अब है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल। तो अब कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है एक गुड टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इससे पहले मैं टाइम देख लेता हूं कितना है हमारे पास, 9:03 अभी है हमारे पास टाइम, तो हो जाएगा ये टॉपिक पूरा। This topic can be finished with it. We have a still a lot of time left. तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब होता है दिशा निर्देश। तो एक अच्छी टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश को फॉलो किया जाता है, ये हमारा टॉपिक है, गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गुड टेबल। गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड टेबल। तो एक गुड टेबल, बढ़िया टेबल, अच्छी टेबल बनाने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है बेटे, ये है। तो कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। तो कह रहे बेटे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती है। इट आल्सो डिपेंड ऑन द विजडम ऑफ अ स्टैटिशियन। जिस स्टैटिशियन ने टेबल के डाटा कलेक्ट किए बेटे उसकी विजडम, उसकी बुद्धि पर भी ये डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करता है बेटे। तो विजडम का मतलब होता है बुद्धि, तो स्टैटिशियन की बुद्धि है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करेगा। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता बेटे, ठीक है। इन्हें हम अपने सिस्टमैटिक तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस देख लीजिए। सबसे पहले टाइटल। तो ये कह रहे हैं कि टाइटल एज कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो टाइटल है वो कंपैटिटिव होना चाहिए, ठीक है, कंपैटिटिव होना चाहिए फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। भाई जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, जिन उद्देश्यों के लिए आपने डाटा कलेक्ट किए बेटे, तो आपको ऐसा टाइटल देना है कि जिससे वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए आपका बेटे, ठीक है। आपको ऐसा टाइटल देना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है देखते ही पता लग जाए भाई किस उद्देश्य से ली गई है। तो आपका टाइटल एक अच्छा होना चाहिए बेटे। तो पहली गाइडलाइन, टाइटल आप अच्छा दें जिससे जो रीडर है वो अट्रैक्ट हो, और टाइटल पढ़ के उसे ऑब्जेक्ट पता लग जाए कि भाई ये स्टडी किस उद्देश्य से की गई है, ये क्या बताना चाहते हैं हमें, ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं बेटे। तो जो टाइटल है वो ऑब्जेक्टिव को जरूर पूरा करें। तो टाइटल ऑफ ए टेबल मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो टाइटल बेटे टेबल के सबसे टॉप के ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो टॉप ऑफ ए टेबल होना चाहिए एंड इट मस्ट कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव। और ये टाइटल ऐसा होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, जो उद्देश्यों को पूरा करे। सेकंड है बेटे कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना बेटे। हम एक टेबल को दूसरे से आसानी से तुलना कर सके, कंपैरिजन कर सके, ऐसा आपकी टेबल होनी
चाहिए बेटे। देखिए, it should be kept in mind that items which are to be compared with each other। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो सेल्स के अंदर हमने आइटम लिखे हैं बेटे, वो एक दूसरे से इजीली कंपेयर किया जा सके इन कॉलम और रोज। ठीक है, तो बेटे रोज को कहने का मतलब एकदम सटीक अच्छे ढंग से हमें रिप्रेजेंट करना है बेटे। ये रो ये है, कॉलम वो दूसरी शो कर रहे हैं नीचे वाला, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रोज और कॉलम है वो आपस में एक दूसरे के कंपेरेबल हो गए थे, एक दूसरे के सामने हो, जिनमें कंपैरिजन किया जा सके। तो वेल प्लेस्ड वो होनी चाहिए, अच्छे से प्लेस्ड वो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटे, ये हो गई आपकी कॉलम, ये हो गई आपकी रोज। ठीक है, रो इस तरह से। तो आप ये करें कि भाई जहां रो है, जैसे मान लो यहाँ वेट है, यहाँ वेट की क्वांटिटी थी और यहाँ वेट की परसेंटेज, तो ये कंपेरिजन होने चाहिए। ये नहीं कि आपने वेट यहाँ लिखा और कॉलम आपने क्या नाम है इस तरह का बना दिया कुछ, तो वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो आपको एकदम वेल प्लेस्ड करना है, सही ढंग से सही अच्छी जगह पर लिखना है। इस तरह से कॉलम और रो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए बेटे, उनमें गैप नहीं होना चाहिए और उसमें कंपैरिजन भी इजीली हो सके। तो इस तरह से आपकी टेबल होनी चाहिए। थर्ड है स्पेशल एम्फासिस। अगर कोई स्पेशल आइटम है आपके कॉलम में, तो उन्हें आपको स्पेशली एम्फासाइज करना है, स्पेशली फोकस करना है बेटे। तो स्पेशल एम्फासिस, एम्फासिस का मतलब होता है फोकस, ये स्पेशली फोकस करें बेटे। सो सम आइटम इन द टेबल मे नीड स्पेशल एम्फासिस। तो कुछ आइटम होते हैं टेबल के अंदर जो बहुत स्पेशली होते हैं, तो उन्हें हमें स्पेशल ही दिखाना है, उन पे स्पेशल फोकस हमें डालना है बेटे। सच आइटम शुड बी प्लेस्ड इन द हेड रो। तो इन आइटम को हम हेड रो या हेड कॉलम में दिखाएं बेटे। ठीक है, हेड रो या हेड कॉलम में दिखाएं। मोर और सच आइटम शुड बी प्रेजेंट इन बोल्ड फिगर। और इन आइटम को हम बोल्ड फिगर में हाईलाइट करके दिखाएं। आपके कंप्यूटर पे काम क्या होगा, आपको पता होगा बोल्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, बोल्ड का मतलब होता है जैसे ये बी मैंने लिखा है, तो इसको हम थोड़ा गहरा कर दे। ठीक है, थोड़ा गहरा इस तरह से कर दे ताकि स्पेशली इस पर हमारा ध्यान जाए बेटे। ये तो मैं हाथ से कर रहा हूँ, कंप्यूटर आपने सीखा होगा बेटे, सिखाया क्या होगा, तो उसमें आपको पता है बोल्ड कैसे किया जाता है उनको। तो जो मेन इंपॉर्टेंट आइटम है उन्हें हम बोल्ड करके दिखाएं बेटे। ठीक है, एक तो उन्हें कैपिटल लेटर में लिख दें और एक उन्हें बोल्ड करके दिखाएं, तो भी बेटर रहेगा। फोर्थ है आइडल साइज। आइडल का मतलब होता है आदर्श। तो हमें टेबल का जो साइज है वो आइडल रखना है, आदर्श रखना है, सुटेबल रखना है। तो टेबल मस्ट बी ऑफ एन आइडल साइज। ना तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए वो टेबल, जो रीडर पढ़ने में बैठे उसका टाइम वेस्ट हो, वो बोरिंग फील करे, और ना बहुत ज्यादा छोटी हो जो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पाए सही ढंग से। तो बेटे टेबल जो है वो आइडल साइज की होनी चाहिए। ठीक है, सो टेबल मस्ट बी एन आइडल साइज। टू डिटरमाइन एन आइडल साइज ऑफ ए टेबल अ रफ ड्राफ्ट और स्केच मस्ट बी ड्रॉन। तो आइडल साइज पता करने के लिए रफली हम एक टेबल बनाकर देख ले सकते हैं, रफली एक स्केच तैयार करके देख सकते हैं। रफ ड्राफ्ट विल गिव एन आइडिया एज हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स शुड बी ड्रॉन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जब हम रफली बना लेते हैं तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कितने कॉलम बनाने हैं और कितने रो बनाने हैं। डायरेक्ट टेबल बनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है हम मिसअंडरस्टैंड कर जाए बेटे। ठीक है, हम सही ढंग से रिप्रेजेंट ना कर पाए, इसलिए पहले एक रफ स्केच तैयार करना बड़ा जरूरी होता है। फिफ्थ है बेटे स्टब्स। स्टब्स तो आपको पता ही है, रो की हेडिंग को हम स्टब्स कहते हैं। ठीक है, स्टब्स, तो रो की हेडिंग भी आपको ठीक ठाक ढंग से लिखनी है बेटे। ठीक है, इफ रोज आर वेरी लॉन्ग, अगर रो ज्यादा लंबी हो जाती है, स्टब मे बी गिवन एट द राइट हैंड ऑफ द टेबल आल्सो। तो जो स्टब है बेटे वो राइट तरफ, इस तरफ दी जा सकती है। ठीक है, स्टब तो आपको पता ही अभी बताया था। रोज जो होती है, रोज की हेडिंग को हम स्टब कहते हैं। सिक्स है बेटे यूज ऑफ जीरो। यूज ऑफ जीरो, कि जीरो का प्रयोग हम कैसे करें, अगर जीरो आती है टेबल के अंदर तो कैसे प्रयोग करें। तो जीरो शुड बी यूज ओनली टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है बेटे, एक वेरिएबल की क्वांटिटी दिखाने के लिए ही हम जीरो का यूज करें, अदरवाइज हम जीरो का यूज ना करें। इट शुड नॉट बी यूज टू इंडिकेट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। अगर वो डाटा अवेलेबल है ही नहीं तो वहां हम जीरो ना दिखाएं, वहां हम एन ए दिखा सकते हैं। एन ए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, कि ये चीज एप्लीकेबल है ही नहीं, तो एन ए जीरो दिख। अब जैसे बेटे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब आप 11th में आ गए हो, 11th में आपके पास ऑप्शन की आप फिजिकल लो या ना लो बेटे। तो जिस बच्चे ने मान लीजिए फिजिकल ली ही नहीं, तो मैं उसके अगर जीरो मार्क्स दिखा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, सामने वाला देख कर पता लगाएगा इसका फिजिकल में जीरो मार्क्स है भाई, जो कि गलत प्रेजेंटेशन है। तो अगर किसी बच्चे ने फिजिकल ले ही नहीं रखी तो मैं उसके सामने लिखूंगा एन ए, यानी कि नॉट एप्लीकेबल।
जीरो अगर मैंने दिखा दिया तो इसका मतलब उसने पेपर दिया, उसके 0 मार्क्स आए, जिससे सामने वाला जो रीडर है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा बेटे। तो इसीलिए जीरो को हमें जब ही लिखना है जब वो किसी क्वांटिटी को दिखा रहे जीरो। अगर वो वहां पर है ही नहीं, उससे रिलेटेड कोई डाटा है ही नहीं हमारे पास, तो हम वहां नॉट एप्लीकेबल जरूर लिखकर दिखाएं बेटे। तो जीरो का यूज हमें नहीं लिखना, ठीक है। या तो हम नॉट एप्लीकेबल करें या फिर हम हाइफन का साइन लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे हाइफन का साइन हम लगा सकते हैं। सेवंथ बेटे हेडिंग, ठीक है। तो जो हेडिंग होती है, ठीक है, वो एक सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जांपल, इन द कॉलम इंडिकेटिंग गुड्स द वर्ड गुड्स शुड बी यूज्ड। तो कॉलम के अंदर बेटे गुड्स की बजाय गुड का यूज हम करें, ठीक है। गुड्स तो नीचे हो जाएंगे सारे, कॉलम में हम गुड का यूज करेंगे। फिर एब्रीविएशन बेटे, कॉलम में हमने जो एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया, हो सकता है बेटे सामने वाला हमारी फील्ड का ना हो तो उसे शॉर्ट फॉर्म का मतलब ही ना पता लगे, तो हर टेबल के साथ हम उसकी एब्रीविएशन जरूर दिखाएं बेटे, ठीक है। जो फुल फॉर्म होती है एब्रीविएशन जरूर हम उसे लिखकर दिखाएं, जैसे GOVT MP, ठीक है। एमपी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी, GOVT का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। और डिक्टो बेटे, तो इस तरह से हम फुल फॉर्म जरूर लिखकर दिखाएं जो भी एब्रीविएशन हमने यूज किया। 9th है बेटे फुटनोट, टेबल के साथ फुटनोट हम जरूर लिखें बेटे। फुटनोट आपको एक्स्ट्रा क्लैरिटी देता है, रीडर की इंफॉर्मेशन को मोर क्लियर करता है, मोर अंडरस्टैंडेबल बेटे उसको बनाता है। However, if the footnote is to be given, it must be a some asterisk mark, ठीक है। तो अगर फुटनोट हम बनाते हैं तो उसके साथ एक एस्टेरिक यानी कि इस तरह से ये मार्क हम दिखाएं बेटे। इस मार्क को हम एस्टेरिक मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरिक मार्क, ठीक है। फिर यूनिट, तो बेटे यूनिट भी हम उसे दिखाएं। यूनिट आपकी टन में हो सकती है, केजी में हो सकती है, किलोग्राम में हो सकती है बेटे, हेक्टेयर में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। तो यूनिट को हम जरूर रिप्रेजेंट करें। 11 है बेटे टोटल, डाटा का टोटल जरूर हम करके दिखाएं। जैसे परसेंटेज होती है तो हमेशा परसेंटेज का टोटल 100 ही होता है बेटे, तो उसका टोटल हम जरूर करके दिखाएं। एंड में ग्रैंड टोटल मस्ट बी देयर, ग्रैंड टोटल हमें करके ही दिखाना है। परसेंटेज एंड रेशियो बेटे, परसेंटेज और रेशियो हमें वहां पर निकाल कर दिखाना है, ठीक है। टेबल को बेटे एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हम परसेंटेज और रेशियो भी शो कर सकते हैं, ठीक है। सो परसेंटेज शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल, तो परसेंटेज हमें प्रोवाइड करनी है। एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन को हिंदी में कहते हैं लगभग। और स्टैटिस्टिक्स में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन का यूज होगा बेटे, बहुत बार हमें अप्रोक्सीमेशन लिखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग। जैसे मीन मान लीजिए हमारी पॉइंट में आ गई, डेसिमल में आ गई बेटे, तो डेसिमल में एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं होता, तो हमें लगभग या अप्रोक्सीमेशन लिखकर दिखाना ही पड़ता है बेटे। तो ये कह रहे हैं कि इफ सम एप्रोप्रिएट फिगर हैव यूज्ड इन द टेबल, अगर कोई अप्रोक्सीमेट फिगर हमने यूज की है टेबल के अंदर, द एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन शुड बी नोटेड। तो हमें उस अप्रोक्सीमेशन की जो एक्सटेंट होती है बेटे, ठीक है, जो डिग्री होते हैं उसे शो करना है। जैसे रेशनल नंबर में मान लीजिए 2 डेसिमल प्लेस तक हमने अप्रोक्सीमेशन दिखाया, या 3 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस हमने अप्रोक्सीमेशन दिखाया बेटे, तो उसका एक्सटेंट हमें जरूर बताना है कि हमने जो अप्रोक्सीमेशन लिया है उसे किस हद तक लिया है। 14 बेटे सोर्स ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स हमें दिखाना है। सोर्स से हमें पता लगता है कि ये डाटा कहाँ से लिए गए हैं, वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, ठीक है, या फिर आरबीआई ने दिए हैं, या किसी और संस्था ने दिए हैं बेटे। साइज ऑफ कॉलम, साइज ऑफ कॉलम आपके यूनिफॉर्म होने चाहिए और सिमेट्रिकल होने चाहिए, एक दूसरे के समान होने चाहिए बेटे। रूलिंग ऑफ कॉलम, कॉलम में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज। तो कॉलम हो सकता है अलग अलग सेक्शन में बांट दी जाए बेटे सिमिलैरिटी के आधार पर, तो हमें कॉलम को अच्छे से रूल करना है। और लास्ट है सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। टेबल जो है आपकी बेटे सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, एकदम साधारण होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए बेटे, आकर्षित, जिससे कि रीडर आकर्षित हो उस टेबल को पढ़ के बेटे, ठीक है। और साथ ही साथ क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अराइज ना हो, ये हमें पूरी कोशिश करनी है बेटे। तो ये था आपका 5th लेसन बेटे। हमने पढ़ दिया है गाइडलाइंस ऑफ ए गुड टेबल तक, कि भाई एक अच्छी टेबल बनाने की कौन कौन से दिशा निर्देश होते हैं बेटे। तो यहाँ तक आज आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दिया जाएगा। यहाँ तक का जो ये लेसन है बेटे, इसे अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटे। देखिए केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास पढ़ने का फिलहाल, वो है ऑनलाइन क्लासेस बेटे। और ऑनलाइन क्लासेस में आप अगर नहीं आओगे, इससे आपका ही नुकसान है। आपको लगता है अगर हम ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा बेटे।
फीस सभी बच्चों से ली जाएगी, फीस एक बच्चे की भी माफ नहीं होगी। कहीं आप सोचो कि हम क्लास नहीं लेंगे तो फीस से बच जाएंगे बेटे, नो, फीस से कोई नहीं बचने वाला। तो जब आपको फीस पे करनी है तो क्यों ना आप बेटे आके पूरी क्लास लें, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें, अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर करें बेटे, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, डेली क्लास लीजिए, डेली आइए बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं कल डिस्कस करता हूँ आपके साथ। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।